साथियों, आज से हम लोग ओ लेवल में जो मॉड्यूल है पाइथन यानी कि M3R5 उसके पार्ट 1 के जो क्वेश्चंस हैं उसकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन लैंग्वेज के 30 इम्पॉर्टेंट MCQs के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन से संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे उसके बारे में भी हम आपके साथ में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग इस सीरीज़ को ज्वाइन करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में हेल्प मिलने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस सीरीज़ का एंड दैट इज़ विच इज़ द करेक्ट ऑपरेटर फॉर POW x, y। अगर आप लोगों ने पाइथन में फंक्शन पढ़ा होगा तो आपको वहाँ पर एक मेथड मिला होगा एंड दैट इज़ POW मेथड। तो इसकी हेल्प से क्या करते हैं, आप किसी भी वैल्यू की पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर लिखा POW एंड ब्रैकेट के अंदर 3,2। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 3 है ये बेस है, जबकि जो ये 2 है ये इसकी पावर है, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। तो इस केस में जो इसका आंसर आने वाला है वो कितना आएगा? वो आएगा 9। इसको हमने प्रिंट कर लिया PRINT। तो आप देखेंगे कि आपको आउटपुट के रूप में मिलता है 9। इसको मैंने किया रन, तो आप यहाँ पर देखिए 9 लिखकर आ चुका है। अब ये बोलना चाह रहा है कि इस मेथड का अल्टरनेटिव क्या है, यानी कि जो काम हम लोग इससे कर सकते हैं वही काम हम लोग किस ऑपरेटर के तहत कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग x एस्टरिस्क और y इसका यूज़ कर सकते हैं। कहने का मीन्स ये है कि डबल एस्टरिस्क की हेल्प से भी आप किसी वैल्यू की जो पावर है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करना है? तो हमने क्या किया, इस बार POW को रिमूव कर दिया और हमने 3 और 2 के बीच में डबल स्टार लगा दिए। तो इससे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये आपका 3 है ये वैल्यू है एंड इसके बाद जो 2 है ये इसकी पावर है। तो कहने का मतलब ये है कि POW मेथड का अल्टरनेटिव आपका स्टार स्टार, जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज में एस्टरिस्क होता है। इसको मैंने किया ना, तो आप देखेंगे तब भी आप लोगों को आंसर के रूप में 9 ही मिलता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो POW x, y और x एस्टरिस्क y ये दोनों क्या हैं? एक ही जैसे काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट वुड बी वैल्यू ऑफ j आफ्टर द फॉलोइंग इज एग्जीक्यूटेड। आपको यहाँ पर एक कोड दिया गया है, आपको बताना है कि जब ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उस केस में j की वैल्यू क्या होगी। तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले एक वेरिएबल है k जिसके अंदर 17 असाइन किया गया है, ठीक है। एक वेरिएबल j है जिसके अंदर 6 असाइन किया गया है। देन इसके बाद यहाँ पर कंडीशन है इफ़ जो वैल्यू k में है अगर वो लेस देन है 10 से, तो इस केस में जो कंट्रोल है इस इफ़ की बॉडी के अंदर आएगा। तो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, तो k की वैल्यू क्या है? k की वैल्यू प्रेजेंट टाइम में है 17। क्या 17 10 से छोटा होता है? तो मालूम पड़ा नहीं, यानी कि जो ये कंडीशन है ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो इस केस में कंट्रोल इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बल्कि कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। उसने देखा कि यहाँ पर जो वैल्यू j में है उसमें +1 किया गया है, तो j में कितना है? j में आपका है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 + 1, तो कितना हो जाएगा? 7। यानी कि इतने पार्ट का आंसर क्या आएगा? 7। तो इस केस में j के पास जो नई वैल्यू है वो आ जाएगी 7। इसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आएगा। उसने देखा j = j + 2, तो जो j में करंट वैल्यू है कितनी है? वो है आपकी 7। तो 7 + 2 कितना हो जाएगा? 9। तो इस केस में जो j है उसमें आ जाएगा 9 और यहाँ से 9 प्रिंट हो जाएगा। तो इस केस में जो j की वैल्यू आएगी वो आएगी 9। ध्यान दीजिए यहाँ पर j की वैल्यू 8 कंसीडर नहीं की जाएगी क्योंकि कंट्रोल यहाँ पर जाएगा ही नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर देते हैं Ctrl+C एंड इसको ले आते हैं IDLE पे और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। तो आप देखेंगे कि जो j की वैल्यू है वो 9 प्रिंट होगी। देखिए यहाँ पर 9 प्रिंट हो चुका है। तो इस केस में आप लोग इसमें टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, 9 इज़ द करेक्ट आंसर। ये दोनों ही MCQs आपके एग्जाम में आ चुके हैं। देन अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन ID। आपके पास एक मेथड है ID, जो ये ID मेथड है ये जो वैल्यू रिटर्न है
इसका रिटर्न टाइप इंटीजर होता है। अब बात ये आती है कि हम लोग कैसे मानेंगे कि इसका रिटर्न टाइप इंटीजर होता है। तो बिल्कुल सिंपल है, हमने क्या किया, इसको यहाँ से कट कर दिया। कट करने के बाद हमारे पास एक वेरिएबल है ए, जिसके अंदर कोई वैल्यू है फॉर एग्जांपल 16। इसके बाद हमने क्या किया, जो ए है उसकी आईडी हमने प्रिंट की, तो आईडी एंड ब्रैकेट के अंदर हमने पास कर दिया ए। तो इस केस में आप देखेंगे कि जो आपको आईडी मिल रही है वो एक इंटीजर नंबर है। तो इस केस में आप ये कह सकते हैं कि जो आईडी मेथड है वो इंटीजर, उसका जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर होता है। तो इस केस में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, इंट इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसको हम लोग आइडेंटिफायर के तरीके यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर्स या फिर स्पेसेस। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है, तो ध्यान दीजिए, जो आपके आइडेंटिफायर हैं उसमें लेटर्स हो सकते हैं, उसमें डिजिट हो सकते हैं, उसमें अंडरस्कोर हो सकता है, लेकिन उसमें स्पेस अलाउ नहीं है। तो इस केस में आप ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज इन नॉट अ कोर डेटा टाइप। कि इनमें से जो आपको दिए गए हैं डेटा टाइप, उनमें से ऐसा कौन सा एक ऑप्शन है जो कि कोर डेटा टाइप नहीं है। तो ध्यान दीजिए, लिस्ट, डिक्शनरी और टपल, ये तीनों ही कोर डेटा टाइप हैं। वहीं जो क्लास है ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होती है। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्लास इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ इन्फ, जिसको हम बोलते हैं इन्फिनाइट। तो जो इन्फिनाइट का टाइप होता है वो होता है फ्लोट। तो इस केस में ऑप्शन नंबर 6 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, फ्लोट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिफायर। कि इनमें से कौन सा ऑप्शन पे जो दिया गया है कंटेंट वो एक वैलिड आइडेंटिफायर है, यानी कि वैध आइडेंटिफायर है जिसको हम लोग एज आ आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हैं। पहला दिया गया है 1 रिटर्न, तो ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि जो आइडेंटिफायर हैं वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होते हैं, जबकि यहाँ पर आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। रिटर्न 1, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड आइडेंटिफायर, ठीक है। तो जो ऑप्शन बी है इसको आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। जबकि जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ये क्या है, रिटर्न। तो जो रिटर्न है वो एक कीवर्ड होता है, तो इसे आप एज आ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। इसके बाद जो ऑप्शन डी है, चूँकि इसमें आइडेंटिफायर डॉलर से स्टार्ट हो रहा है तो इसको ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। तो इस केस में आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है वो एक वैलिड आइडेंटिफायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट। कि इनमें से कौन सा एक वैलिड यानी कि वैध कांस्टेंट है, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो जो भी आपकी पाइथन में स्ट्रिंग होते हैं उसे हम लोग सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स या फिर ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो इस केस में जो ऑप्शन नंबर ए पे आपको दिख रहा है इसमें जो स्ट्रिंग है उसे डबल कोट्स के अंदर लिखा गया है, तो ये एक सही स्ट्रिंग कांस्टेंट माना जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जबकि ऑप्शन नंबर बी में स्टार्टिंग में तो डबल कोट्स है लेकिन एंड में डबल कोट्स नहीं है। जबकि ऑप्शन नंबर सी में स्टार्टिंग में सिंगल कोट्स है लेकिन एंड में सिंगल कोट्स नहीं है। वहीं ऑप्शन नंबर डी में डॉलर का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा पाइथन प्रोग्राम, ठीक। कि आपको यहाँ पर जो कोड दिया गया है इसका आउटपुट क्या होगा। एक वेरिएबल ए है जिसके पास 1 है, वेरिएबल बी है जिसके पास 5 है। देन यहाँ पर कंडीशन है इफ़ ए इक्वल 5 और बी इज़ ग्रेटर देन 10 तो प्रिंट कर दीजिए आई विल सर्टेनली पास, एल्स प्रिंट कर दीजिए आई एम नॉट सो श्योर अबाउट द रिजल्ट। तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आप यहाँ पर आइए कंडीशन में, क्या ए इक्वल 5 है, तो मालूम पड़ा नहीं। क्यों, क्योंकि जो ए है उसमें 1 है और 1 5 के इक्वल नहीं होता है। तो इस केस में क्या मिलने वाला है, यहाँ से मिलेगा फॉल्स, ठीक है। फिर कंट्रोल यहाँ पर आएगा, उसने देखा कि क्या बी की वैल्यू 10 से बड़ी है, तो मालूम पड़ा नहीं, क्योंकि जो बी है, बी में क्या है 5,
क्या 5 10 से बड़ा होता है? तो मालूम पड़ा नहीं, यानी कि इधर भी फॉल्स और इधर भी फॉल्स, और बीच में लगा हुआ है क्या? और ऑपरेटर। ये बोलता है कि अगर हमारे जो अगल बगल वैल्यूज़ हैं उनमें से कोई एक वैल्यू भी ट्रू है तो मैं आपको ट्रू रिटर्न करूँगा, नहीं तो मैं फॉल्स दूंगा। चूँकि इस केस में दोनों ही जो वैल्यूज़ हैं उसका जो आउटपुट आया है वो फॉल्स है, तो इस केस में जो एक कंडीशन है ये हो जाएगी फॉल्स, और कंट्रोल यहाँ पर नहीं आएगा, बल्कि वो एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा और यहाँ से प्रिंट हो जाएगा आई एम नॉट सो श्योर अबाउट द रिजल्ट। तो इस केस में जो आपके सामने आउटपुट आने वाला है वो आएगा आई एम नॉट सो श्योर अबाउट द रिजल्ट। तो हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी, ताकि मैं आप लोगों को इसको दिखा सकूं प्रैक्टिकली। तो कॉपी एंड यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। इसको मैंने किया रन, तो आप देखेंगे यहाँ पर लिख के आ चुका है आई एम नॉट सो श्योर अबाउट द रिजल्ट। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके पास डाउट्स हुआ करें आप उसे कमेंट कर दिया कीजिए। तो मुझे आशा है कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट द रिजल्ट। नेक्स्ट आता है 11, द रिजल्ट ऑफ आ रिलेशनल ऑपरेशन इज ऑलवेज। तो जो भी आपके रिलेशनल ऑपरेशन होते हैं उसका रिजल्ट कैसा आता है? ऑप्शन ए, आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो सत्य या तो असत्य, इज लेस देन आर इज मोर देन, या तो कम या तो ज़्यादा, इज इक्वल या तो बराबर, या फिर कम या फिर ज़्यादा, या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी के सभी। तो जो भी आपके रिलेशनल ऑपरेशंस होते हैं उसका जो रिजल्ट है हमेशा ट्रू या तो फॉल्स आता है। अब बात ये आती है कि ये रिलेशनल ऑपरेशन क्या होते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर ट्रू या फिर फॉल्स आता है। तो बिल्कुल सिंपल है, हमने क्या किया, एक लगाई कंडीशन, ठीक है, ये हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। प्रिंट करिए कि क्या जो 15 होता है वो बड़ा होता है 10 से। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, आपको मिलेगा ट्रू। और ध्यान दीजिए ये एक रिलेशनल ऑपरेशन है जिसको हम लोग कंपैरिजन ऑपरेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं 15 और 10 में। तो जो भी रिलेशनल ऑपरेशन होते हैं उसका आंसर ट्रू या फिर फॉल्स आता है। इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो आप देखेंगे यहाँ पर लिख के आएगा ट्रू। ट्रू क्यों लिख के आया, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन लिखी गई है, क्या 15 इज़ ग्रेटर देन 10, तो मालूम पड़ा हाँ जो 15 है वो 10 से बड़ा होता है, यानी कि कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इस केस में आपको आउटपुट के रूप में मिलता है ट्रू। आपको बताना है कि जो पाइथन है उसमें जो भी कीवर्ड्स होते हैं उसको हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं, लोअर केस में लिखते हैं, लेकिन कितने कीवर्ड ऐसे हैं जिसको हम लोग अपर केस में लिखते हैं, यानी कि उस कीवर्ड का पहला लेटर अपर केस में होता है। आपको बताना है कि कितने टोटल कीवर्ड हैं जिनका पहला लेटर कैपिटल में लिखते हैं पाइथन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो इसको हमने यहाँ से कर दिया है बोल्ड, कंट्रोल भी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन ऑर्डर टू स्टोर वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ की एंड वैल्यू वी यूज व्हाट कोर डेटा टाइप। कि अगर आप लोगों को वैल्यूज की और उसकी वैल्यू की फॉर्म में स्टोर करना है तो उसके लिए कौन सा डेटा टाइप है, तो वो आपका होता है डिक्शनरी, जिसमें हम लोग जो वैल्यूज हैं उसको की और वैल्यू के पेयर में स्टोर करते हैं। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको बताना है कि जो डिक्शनरी के एलिमेंट्स होते हैं उसे हम लोग किस ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से जो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिस्पेक्ट में। तो पहला दिया गया है अंडर स्कोर कैन बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम, कि वेरिएबल नेम में हम लोग अंडर स्कोर का यूज़ कर सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, वेरिएबल नेम्स कैन कंटेन डिजिट, तो बिल्कुल सही है, जो वेरिएबल नेम है उसमें आप डिजिट को रख सकते हैं। देन अगला, वेरिएबल नेम कैन कंटेन ब्लैंक स्पेस, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो वेरिएबल होते हैं, आइडेंटिफायर होते हैं, उसमें स्पेस अलाउ नहीं है, जबकि यहाँ पर बोला गया है कि अलाउ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स, यानी कि 13 में आप ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ कीवर्ड। आपको बताना है कि पाइथन में जो कीवर्ड हैं तो उन कीवर्ड में से ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो कि पाइथन में नहीं है। तो इवेल, एजर्ट, नॉन लोकल या फिर पास।
तो ध्यान दीजिए जो ईवल है ये एक कीवर्ड नहीं है, तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, ईवल इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ईवल। नेक्स्ट, व्हाट डू वी यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज में किसी ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, की, ब्रैकेट, इंडेंटेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए जब भी आप लोग लूप या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर फंक्शन के साथ में काम कर रहे होते हैं तो उस केस में जो उसकी बॉडी है, अगर आप लूप के साथ में काम कर रहे हैं तो लूप की बॉडी, अगर फंक्शन के साथ में काम करें तो फंक्शन की बॉडी को डिफाइन करने के लिए हम लोग इंडेंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट एंड दैट इज इफ एल्स का यूज़ किया है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो उस केस में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन गलत होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो हमने क्या किया है, ये जो स्टेटमेंट है ये इसकी बॉडी में है, इसको डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर इंडेंट दिया है। तो जो ये आप स्पेस देख पा रहे हैं इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन, और हम लोग पाइथन में इंडेंटेशन का ही प्रयोग करते हैं ब्लॉक ऑफ कोड के लिए, जबकि PHP, जावा और सी में हम लोग करली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इंडेंटेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 16, द कीवर्ड यूज्ड टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम अ फंक्शन बैक टू द कॉलिंग फंक्शन इज। वो कौन सा कीवर्ड है जिसकी हेल्प से हम लोग कंट्रोल को वहाँ पर वापस करते हैं जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया था। तो उसके लिए हम लोग रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं, यानी कि जहाँ से आपने फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन कॉल जहाँ से किया गया है उसको जहाँ पर डिफाइन किया गया है वो कंट्रोल वहाँ पर आएगा। कंट्रोल को वापस से जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया है वहाँ पर वापस भेजने के लिए हम लोग रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो इसको हमने यहाँ से बोल्ड कर दिया। तो 16 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, और ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। बताना है आपको इनमें से कौन सा गलत है। x इक्वल 0 b 101 तो बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि जो आपके बाइनरी नंबर होते हैं उसमें 0 और 0101 का यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कंटेंट दिया गया है वो 0101 की फॉर्म में है। देन यहाँ पर दिया गया है 0x, तो ये आपकी एक हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है, और इसमें आप 0 से लेकर 9 और A से लेकर F तक की यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है ये एक वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर है। जबकि जो अगला दिया गया है ऑप्शन नंबर सी 19023, ये एक डेसिमल नंबर है जिसमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 से लेकर 9 तक होती हैं। तो ये जो रेंज है ये 0 से 9 के बीच में ही यहाँ पर नंबर यूज किए गए हैं, तो ये भी एक वैलिड नंबर है। बट यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इसमें स्टार्टिंग 0 से हुई है, इसका मतलब ये है कि जो ये नंबर है ये एक ऑक्टल नंबर है, और ऑक्टल नंबर के लिए हम लोग 0 से लेकर 7 तक की नंबर्स का यूज़ करते हैं। चूँकि यहाँ पर जो 9 है वो 0 से 7 की रेंज से बाहर है, तो इस केस में ये एक इनवैलिड नंबर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप इसमें टिक करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में, क्योंकि जो ये आपके नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं वो माने जाते हैं ऑक्टल नंबर, और उसमें जो डिजिट यूज़ होते हैं वो 0 से लेकर 7 के बीच में यूज़ कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पर 9 यूज़ किया गया था जो कि 0 और 7 से बाहर था, तो ये आपका एक इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 18, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज प्रीसीजर टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि जो पाइथन लैंग्वेज है ये किसका सक्सीजर है। तो जिस प्रकार से सी लैंग्वेज बी लैंग्वेज का सक्सीजर है उसी प्रकार से पाइथन ABC लैंग्वेज का सक्सीजर है। आपको बताना है कि जो पाइथन लैंग्वेज है वो किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, प्रोसीजरल या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसको हम बोलते हैं ऊप्स। ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ABC इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ A इक्वल 8 B इक्वल 3 एंड C इक्वल -5 आर इंटीजर्स देन वैल्यू ऑफ A इंटू B डिवाइड बाई C इज। तो आपको यहाँ पर कुछ वैल्यू दी गई हैं, जैसे कि एक वेरिएबल A है जिसमें 8 है, वेरिएबल B में 3 है और C में -5 है। आपको बताना है कि अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाए तो इसका आंसर क्या आएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले वैल्यू को पुट करते हैं। तो एक वैल्यू कितनी है 8, फिर मल्टीप्लाई लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है B में कितना है 3, इसके बाद डिवाइड बाई, और C में कितना है, C में है 3, सॉरी C में है -5। तो हम लोग क्या करेंगे
इसको लेफ्ट से राइट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो 8 3 जा 24, 24 डिवाइड बाई -5। तो अगर आप लोग 5 से भाग करेंगे तो 5 चौको 20, तो यहाँ पर कितना आएगा 4। अब चूँकि यहाँ बचेगा कितना 4, तो यहाँ लगाएंगे आप लोग पॉइंट, तो यहाँ पर हो जाएगा 40। 5 8 जा 40, तो कितना हो जाएगा 4.8। चूँकि आपने माइनस के नंबर से डिवाइड किया है तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 4.8। कितना आएगा माइनस का 4.8। तो इस केस में आप लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर डबल डिवाइड होता जिसको हम बोलते हैं फ्लोर डिवाइड, तो इस केस में आपका आंसर आता -4। चूँकि यहाँ पर आपका इंटीजर डिवाइड है तो इस केस में इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी 4.8 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रिलेशनल ऑपरेटर। तो ध्यान दीजिए, इज लेस देन, लेस, ग्रेटर आर इक्वल देन, लेस आर इक्वल देन, ये तीनों ही आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, जबकि जो इक्वल है ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इसमें क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। आपको यहाँ पर दिया गया छोटा सा कोड, बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो एक वेरिएबल ch है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग है एंड दैट इज g। इसके बाद एक लिखा हुआ है एक्सप्रेशन ch प्लस स्ट्रिंग a। तो इस केस में क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है, जो वैल्यू ch की है, ch में क्या है, ch में है g, तो इस केस में स्ट्रिंग a भी है यहाँ पे आएगी और स्ट्रिंग a भी है, तो g प्लस a, तो क्या किया जाएगा इनको कनकैटिनेट कर दिया जाएगा और यहाँ से आपको मिलेगा आउटपुट के रूप में GA। इसको हम करते हैं प्रैक्टिकली ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो। तो इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद इसको हमने यहाँ पर पेस्ट किया, कंट्रोल V, एंड इसको हमने किया रन। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिख के आ चुका है GA। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी नहीं था, CH के पास G था जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में था, तो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग में स्ट्रिंग को कनकैटिनेट किया है, तो ये आपस में कनकैटिनेट हो जाएंगे और I के अंदर GA आ जाएगा। चूँकि हमने यहाँ से I की वैल्यू को प्रिंट किया है तो यहाँ से GA प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड नेम स्पेस, कि इनमें से कौन सा एक वैलिड नेम स्पेस नहीं है। तो आपने पढ़ा होगा LEGB, L का मतलब क्या होता है लोकल नेम स्पेस, तो ये भी होता है। फिर आता है E का मतलब होता है इनक्लोज्ड नेम स्पेस, ठीक है। फिर होता है G यानी कि ग्लोबल नेम स्पेस। फिर आता है LEGB यानी कि बिल्ट इन नेम स्पेस। लेकिन जो ये आपका पब्लिक नेम स्पेस है ये नेम स्पेस इनवैलिड है, यानी कि LEGB यानी कि लोकल होता है, ग्लोबल होता है, बिल्ट इन होता है और इनक्लोज्ड होता है, जबकि पब्लिक नेम स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसमें आप क्या करेंगे ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, पब्लिक नेम स्पेस। नेक्स्ट, विच इज इनवैलिड नेम ऑफ आइडेंटिफायर, कि इनमें से कौन सा एक अवैध आइडेंटिफायर है। तो आप जानते हैं कि जो भी आइडेंटिफायर होते हैं उसमें आप अंडरस्कोर के अलावा किसी अन्य सिंबल को यूज़ नहीं कर सकते हैं और ना ही स्पेस को यूज़ कर सकते हैं और ना ही जो आइडेंटिफायर है वो किसी डिजिट से स्टार्ट होता है। चूँकि यहाँ पर अंडरस्कोर के अलावा जो ये आपका माइनस है जिसको हम बोलते हैं हाइफन यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो इस केस में ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर होगा। तो 23 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन द पैसेज ऑफ टेक्स्ट इंडिविजुअल वर्ड्स एंड पंचुएशन मार्क्स आर नॉन एज। तो जब भी आप लोग किसी टेक्स्ट का पैसेज लिखते हैं, मतलब ये है कि जब भी आप लोग पाइथन में प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें जो भी आप लोग सिंबल्स या फिर वर्ड्स या फिर कीवर्ड्स यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं टोकन्स। क्या बोलते हैं टोकन। तो इसमें क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोकन इज़ द करेक्ट आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका प्रोग्राम है तो इसमें जो आपका CH है, इक्वल है, ये है, प्रिंट है, ये क्या है, इनको हम बोलेंगे टोकन, क्योंकि जो आपका प्रोग्राम है ये इन छोटे छोटे टोकन्स लाइक कीवर्ड, वर्ड, सिंबल्स इनसे मिलकर बनता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं टोकन्स। तो इसमें क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हाउ वी इंस्टॉल नमपाई इन द सिस्टम, कि अगर आप लोगों को अपने कंप्यूटर में नमपाई इंस्टॉल करना है तो इसके लिए आप क्या स्टेटमेंट लिखेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, लिख दीजिए आप पिप इंस्टॉल नमपाई, तो आपके सिस्टम में नमपाई इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट 26, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट वैलिड वेरिएबल नेम्स इन पाइथन। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
नेक्स्ट 27, विच मॉड्यूल शुड बी इंक्लूडेड टू यूज वेरिएबल ARGV। तो अगर आप लोग अपने प्रोग्राम में ARGV इस वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। तो ध्यान दीजिए, जो ARGV वेरिएबल है ये आपका सिस मॉड्यूल में एग्जिस्ट करता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सिस इज द करेक्ट आंसर। और जो ये ARGV है इसका डेटा टाइप लिस्ट होता है। नेक्स्ट 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सेस द नमपाई मॉड्यूल इन पाइथन। कि अगर आप लोगों को पाइथन प्रोग्राम में नमपाई को एक्सेस करना है तो इस केस में आप उसको एक्सेस करने के लिए किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप लोगों को अपने प्रोग्राम में नमपाई के फीचर्स को इनहेरिट करना है तो उसके लिए उसे इंपोर्ट करना होगा, और इंपोर्ट करने के लिए हम लोग इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट अर्थमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विद स्ट्रिंग। कि कौन से ऑपरेटर को हम लोग स्ट्रिंग के साथ में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो पहला है आपका प्लस। तो प्लस की हेल्प से हम लोग स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करते हैं, यानी कि प्लस का यूज़ कर सकते हैं। देन आता है एस्ट्रिस्क। तो जो एस्ट्रिस्क है इसकी हेल्प से हम लोग स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम रिपीट करते हैं, तो इसका भी यूज़ करते हैं। बट जो माइनस है इसका यूज़ हम लोग स्ट्रिंग के साथ में नहीं करते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड एन इंटीजर कांस्टेंट। कि आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा टर्म है जो कि एक इंटीजर कांस्टेंट है। तो ध्यान दीजिए, सिर्फ आपकी स्ट्रिंग होती है जिसे हम लोग सिंगल या फिर डबल कोट्स के अंदर रखते हैं। चूँकि यहाँ पर पूछा गया है इंटीजर के बारे में, तो इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स इन सभी को हम लोग खुले आम रखते हैं, यानी कि हमें इन्हें डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के अंदर नहीं रखना पड़ता है। चूँकि पूछा गया था इंटीजर कांस्टेंट के बारे में, तो जो 34 है ये एक इंटीजर कांस्टेंट है। एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बनाया एक वेरिएबल a और इसके अंदर 15 है। अगर मैं यहाँ से प्रिंट करता हूँ कि भैया जो ये a है इसका डेटा टाइप क्या है, तो हमने यहाँ पर लिखा टाइप एंड ब्रैकेट के अंदर हमने पास कर दिया a। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिख के आ जाएगा इंट, कि ये इंट क्लास का है। तो आपको समझ में आया होगा कि जो इंटीजर वैल्यू होती है उसे हम लोग सिंगल या फिर डुअल या फिर ट्रिपल कोट्स के अंदर नहीं रखते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 34 इज़ द करेक्ट आंसर। ये सारे ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ चुके हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों को ऐसे वीडियोस और भी प्रोवाइड करूं। सो गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।